Hello, boys and girls. Welcome to session number 2 for class 12th accounts. And we had started with the chapter of fundamentals of partnership in class number 1. And we are continuing our concepts of this chapter right away. So, प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको समझाया था पार्टनरशिप का एक बेसिक मीनिंग जिसको मेंशन किया गया था सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932. The definition was partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को मैंने आपको बहुत टेक्निकली एक्सप्लेन करा था और हमने यहाँ पे एक एक पॉइंट को इंडिविजुअली समझा भी था. एक बार अगर एक क्विक रिवीजन लगाया जाए कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी सेशन नंबर 1 में, तो ध्यान दीजिए. सबसे पहली बात, पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए इट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट कि कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए. देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फ्रेम अ पार्टनरशिप. द मैक्सिमम लिमिट इज व्हाट? इट इज 50 पर्सन्स एंड दिस लिमिट इज एलोकेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. इन सभी पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए. वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है. अगर एक रिटन एग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. एंड एक रिटन एग्रीमेंट डेफिनेटली बेनिफिशियल होता है क्योंकि जब भी कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम उस एग्रीमेंट को रेफर करके अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं. मोर ओवर, जो रिटन एग्रीमेंट है वो कभी भी आपके कोर्ट केसेस के अंदर एज एन एविडेंस काम में आ सकता है. अब ये जो एग्रीमेंट होगा वो किस चीज के बारे में होगा? वी हैव टू साइन द डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस दैट विल गवर्न द पार्टनरशिप बिजनेस. यानी कि जो पार्टनरशिप है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए होनी चाहिए और ये जो बिजनेस है इट शुड बी अ प्रॉफिटेबल वन, नॉट अ चैरिटेबल वन. मोर ओवर, द बिजनेस हैज टू बी लीगल एंड नॉट इलीगल इन नेचर. इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो सब प्रॉफिट सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर शेयर करेंगे. ध्यान रहे, पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, लॉस शेयरिंग होना जरूरी नहीं है. यानी कि अगर हम चाहें तो हम किसी पार्टनर को लॉस शेयरिंग से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए बाकी सभी पार्टनर्स का एग्रीमेंट होना चाहिए. बाकी सब पार्टनर्स डिसाइड करके ये कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा. तो ये चीज आपको पर्टिकुलरली मेंशन करनी पड़ेगी कि कौन सा पार्टनर लॉस शेयर करना नहीं चाहता है. ठीक है, बट आप किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग से मना नहीं कर सकते हैं. प्रॉफिट शेयरिंग एक एसेंशियल कंडीशन है बट लॉस शेयरिंग एसेंशियल कंडीशन नहीं है. एट द लास्ट, this particular business of partnership can be carried on by all or any one of them acting for all. This concept is known as the concept of mutual agency. इसका मतलब ये होगा कि जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें हर पार्टनर अपने बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव है. तो हर पार्टनर अपने बिजनेस के बिहाफ पे उसके भले के लिए एक्ट कर सकता है और अगर वो ऐसा काम करता है तो उसमें सभी पार्टनर्स इक्वली इन्वॉल्व माने जाएंगे. ऑलराइट, तो ये हमारा एक रिवीजन था हमारे सेशन नंबर 1 का. अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. बट उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स समझाना चाहता हूं इन रिलेशन टू द पार्टनरशिप डीड. तो जैसा आपको मैंने समझाया था कि अगर हम एग्रीमेंट राइटिंग में बना लेते हैं, इस रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है. अब जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस के अंदर जो कि पार्टनरशिप में कैरी ऑन हो रहा है पार्टनर्स रिटन एग्रीमेंट करें. हो सकता है कि पार्टनर्स ने आपस में ओरल एग्रीमेंट किया हो, कोई भी डीड साइन ना करी हो. तो उस केस में क्या हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो अप्लाई करेंगे? यस, डेफिनेटली देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स व्हिच वी हैव टू अप्लाई इन आवर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. और ये आपको हमेशा ध्यान में रखने होंगे कि ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होंगे जब पार्टनर्स के पास एक पार्टनरशिप डीड नहीं है. ध्यान रखें, डीड ना होने का मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्प्रैक्टिकल. आज अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए एग्रीमेंट तो होना जरूरी है ना, चाहे से वो ओरल एग्रीमेंट हो या वो रिटन एग्रीमेंट हो. ध्यान रहे, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द रिटन एग्रीमेंट. इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट और यू कैन से दैट इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, then there are certain rules for practical purposes in our chapter that you will be applying. और ये रूल्स कौन से हैं जरा आप ध्यान दीजिए और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं. ऑल्दो जैसा आपको मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि अगर आप हमारी क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम आपको डेफिनेटली सब कुछ नोट्स भी जो हैं सिस्टमैटिकली प्रोवाइड करवाएंगे. बट जो बच्चे अभी भी नोट करना चाहते हैं दे कैन नोट इट डाउन.
यहाँ पे हमारे पास 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो अप्लाई करने होंगे अगर हम डीड नहीं बनाते हैं। अगर हमारे पास पार्टनरशिप की डीड नहीं है, अगर हमारे पास एक ओरल एग्रीमेंट है, तो ये 5 रूल्स फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या है देखिए, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पार्टनर्स के बीच में वो इक्वल माना जाएगा फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस। यानी जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि इनके बीच में डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो उस केस के अंदर जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल अज्यूम करना होगा, यानी सभी पार्टनर्स का शेयर बराबर का रहेगा। अगर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है और 4 पार्टनर्स हैं तो आपको हर पार्टनर को 25 रुपीज एलोकेट करने होंगे। ठीक है। सेकंड यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करा जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल बहुत ज्यादा लगाई है, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल बहुत कम लगाई है, दोनों ही पार्टनर्स बिल्कुल सेम पोजीशन पे होंगे, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। इन द सेम वे अगर पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई मनी विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। मोर ओवर अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर बहुत ही मेहनत करता है अपनी फर्म में, तो उसके लिए उसको कुछ एडिशनल रेम्युनरेशन का पेमेंट नहीं होगा अदर देन दी प्रॉफिट्स। यानी प्रॉफिट्स तो मिलेंगे बट उसको क्या नहीं मिलेगा, उसको सैलरी नहीं मिल सकता, उसको बोनस नहीं मिल सकता, उसको कमीशन नहीं मिल सकता। द ओनली पेमेंट ही विल गेट फॉर हिज सर्विसेज इज ओनली द शेयर इन प्रॉफिट्स, और वो तो आपको मालूम है डेफिनेटली मिलता है। इफ यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म, डेफिनेटली यू आर गेटिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। Moreover, if we come to the last point here, that is the interest on loan by a partner. Interest on loan by a partner. अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड करा है, ध्यान रखिए कैपिटल नहीं, फर्म को लोन प्रोवाइड करा है, तो उस लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, बट इंटरेस्ट मिलेगा एट अ फ्लैट रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये जो 5 रूल्स हैं वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा आता है कि पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है या डीड किसी पर्टिकुलर मैटर पे साइलेंट है, तो ये 5 रूल्स होंगे जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार 5 रूल्स को और इनको नोट कर लीजिए। ऑलराइट, अगर आप सबने इसको नोट कर लिया है तो हम लोग शुरू कर सकते हैं हमारे फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक को, विच इज द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो अगर रिकॉल करा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? इफ यू आर द ओनर ऑफ अ बिजनेस, if you want to start a business, you will have to invest something in your business. किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और हो सकता है कि इस इन्वेस्टमेंट की हमको आगे जाकर भी रिक्वायरमेंट हो, यानी कि उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसको और आगे ग्रो करने के लिए हमें उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए। तो ओनर अपने पर्सनल एसेट से जो भी इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, उसी को अपन क्या नाम देते हैं? कैपिटल। और इस कैपिटल के बदले जो ओनर को रिवॉर्ड मिलता है from its own business is known as what? The interest on capital. So interest on capital is nothing but it is simply the reward that the owner gets from his business in return of providing what? The capital. जरा फिर से एक बार गौर करिए इस इंपॉर्टेंट बात पे। ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में किया है उसको अपन क्या टर्म देते हैं? कैपिटल। उस कैपिटल पे जो उसको बेनिफिट मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक इनकम है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अ बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इट्स ओनर। बट डू यू थिंक कि सर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट है कंपलसरी है? नो, इट इज नॉट कंपलसरी। ये डिपेंड करता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ये चीजें हम अपने लेसन्स में आगे समझने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी इस सेशन के अंदर मैं आपको इसका ट्रीटमेंट नहीं समझाऊंगा, ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्दर सेशंस में। आज की क्लास के अंदर फिलहाल हम ये समझने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करा जाएगा। और बच्चों, जहां तक कैलकुलेशन का सवाल है इट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आपसे कहा जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, हाउ डू यू फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो किसी भी तरह के इंटरेस्ट को निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए होता है, प्रिंसिपल अमाउंट को आप किसी पर्टिकुलर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑफ कोर्स वो जो रेट है वो परसेंटेज की फॉर्म में होती है, तो आप उस रेट को 100 से डिवाइड करते हैं एंड देन आप उसको रेलिवेंट टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास इंटरेस्ट का आंसर निकल के आता है। यानी कि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप बहुत ही अपने बेस क्लास से भी करते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करा होगा। ऑलराइट, so interest is basically what? The principal amount multiplied by the percentage rate multiplied by the given time factor। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर आपको एक बहुत ही प्रिसाइज फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा? यू कैन से दैट सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय द रेट परसेंट मल्टीप्लाई बाय द टाइम फैक्टर। इट्स वेरी सिंपल। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त हमें दो बातों का क्रिटिकली ध्यान रखना पड़ेगा। वो दो बातें क्या है जरा आप सुनिएगा। वन इज द अमाउंट ऑफ फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंड द अदर अमाउंट इज द विड्रॉवल मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान रखें, दोनों बातों में डिफरेंस है। हम पहली बात ये बोल रहे हैं कि कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। आप समझिए, इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस पर जो आपका कैपिटल था दैट वाज ₹1 लाख। इन मिड ऑफ द ईयर समवेयर आफ्टर 4 मंथ्स आपने उस कैपिटल अमाउंट को इंक्रीज करा बाय इंट्रोड्यूसिंग द फ्रेश कैपिटल। लेट अस से कि पहले आपका कैपिटल 1 लाख रुपीस था, आपने 4 महीने के बाद में उस कैपिटल को इंक्रीज कर दिया बाय ₹1,50,000, बाय ₹1,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि 4 महीने के बाद जो आपका कैपिटल का अमाउंट है दैट विल टर्न अराउंड टू बी ₹2,50,000। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कंडीशन में आप पूरे 12 मंथ्स के लिए या फुल ईयर के लिए सेम अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट होगा, जो बेस अमाउंट होगा, वो पहले 1 लाख के कैपिटल पे होगा और उसके बाद 2,50,000 के कैपिटल पे होगा। गॉट माई पॉइंट? इन द सेम वे अगर हमने अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करा है तो ऑफ कोर्स हमारा कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो चुका होगा। लेट अस से कि आपने 5 महीने के बाद, यानी 4 महीने बीत चुके हैं, आपने 5 महीने के बाद इस कैपिटल में से 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो आपका जो नेक्स्ट कैपिटल का अमाउंट है दैट विल बिकम ₹2 लाख। इनिशियली 1 लाख था, फिर आपने 1,50,000 इसमें ऐड करा तो अमाउंट हो गया 2,50,000, और फिर उसके बाद 50,000 आपने विड्रॉ करा तो अमाउंट रह गया 2 लाख। तो मेरा एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आप 1 लाख के स्टार्टिंग बैलेंस पे एंटायर 12 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाएंगे? एक सिंपल सी बात है, आपका आंसर इसके लिए होना चाहिए नो, कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज कैपिटल का अमाउंट 1 लाख पूरे साल भर के लिए अवेलेबल नहीं है। वो 1 लाख था, फिर कभी 2,50,000 हुआ, फिर कभी 2 लाख भी हो गया, यानी कैपिटल बढ़ा और कैपिटल घटा, यानी कैपिटल में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो इस उतार चढ़ाव को एडजस्ट करते हुए आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैसे होगा हम प्रैक्टिकली एनालाइज करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहाँ पे मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इस बात को समझाने के लिए हम आज के सेशन में 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो पहली बात तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन कहाँ से हैं। बच्चों, जब आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो हम आपको एक डेडिकेटेड कंपाइलर प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस का।
जहां पे आपको एम्पल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। एंड हमारे इस कंपाइलर में राउंड अबाउट 1200 प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड मोर ओवर आपको इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो एडिशनल हो गई। यानी 1200 क्वेश्चंस तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, और जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसका भी जो हमारे पास नंबर है दैट इज मोर देन 600 क्वेश्चंस। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आपको 1800 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी, विच इज वेरी गुड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो आइए एक बार हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, और यहाँ पे हम समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्यूटेशन कैसे करा जाता है। द क्वेश्चन इज, विम्पी एंड डिम्पी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capitals as on April 1, 2019 were rupees 2,50,000 and rupees 1,50,000। दो पार्टनर्स हैं बच्चों, एक का नाम है विम्पी, दूसरे का नाम है डिम्पी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इनका कैपिटल का अमाउंट हमें गिवन है 1 अप्रैल 2019 को। एक पार्टनर का कैपिटल है 2,50,000, दूसरे पार्टनर का कैपिटल है 1,50,000। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है। 1 सितंबर 19 को इन्होंने ये डिसाइड करा कि जो कैपिटल का अमाउंट है वो रुपीज 2 लाख हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले कैपिटल 2,50,000 था, एक का 1,50,000 था। 1 सितंबर 19 को ये डिसाइड करते हैं कि इनका कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलाउंस 10% पर एनम की रेट से है, और हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को कैलकुलेट करना है फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आप सब बच्चों को मेरे साथ में सॉल्यूशन करना है। ठीक है, टेक आउट योर कॉपीज एंड लर्न द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द मोस्ट प्रेजेंटेबल मैनर। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम्स के अंदर मार्क्स भी नहीं कटेंगे, और ये जो आपका सॉल्यूशन है वो भी काफी प्रेजेंटेबल लगेगा। जो भी चेकर होगा एग्जामिनेशन के अंदर उसको भी काफी मजा आएगा आपका सॉल्यूशन देखकर, क्योंकि हम बहुत टेक्निकली और लॉजिकली इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आप भी मेरे साथ में शुरू करें लिखना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फॉर 2019-20। ये समझ रहे हैं मैंने क्यों लिखा है फॉर 2019-20? क्योंकि जो हमारा ईयर है दैट हैज बिगेन ऑन 1 अप्रैल 2019, इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2020। तो 2019-20 ईयर के लिए हम यहाँ पे कंप्यूटेशन कर रहे हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, हम उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहते हैं। ऑलराइट, तो इस कंप्यूटेशन को करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बेसिक फार्मूला स्टेट कर दिया जो मैं यूज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द टाइम फैक्टर डिवाइडेड बाय 12। तो मैंने यहाँ पे डिवीजन 12 से क्यों करा है? क्योंकि जनरली जो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देखेंगे वो डिफरेंट मंथ्स में डिवाइडेड है ना। पहले अप्रैल 1 का हमें कैपिटल गिवन है, फिर हमें सितंबर ऑनवर्ड्स कुछ और नया कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो मंथ वाइज है, तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय 12 कर दिया। मान लेते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे कोई बहुत ही ऑड सी डेट आ जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा लिखा होता ऑन 21 सितंबर, तो 21 सितंबर को कैपिटल का अमाउंट चेंज कर दिया, तो इसका मतलब शायद आप यहाँ पे मंथ में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में अपन डेज के फॉर्म में कैलकुलेशन करते। तो मैं वहां पे क्या लिखता, मैं टाइम बाय 12 नहीं करता, मैं टाइम बाय 365 कर लेता, क्योंकि फिर वहां पे मुझे डेज के फॉर्मेट में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आई होप यू आर ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट। वैसे हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि बहुत ही एक ऑड डेट पे आपसे विड्रॉवल करा दिया या एक बहुत ही ऑड डेट पे इन्वेस्टमेंट करा दिया, यानी कि कभी इस तरह का डेट नहीं आएगा 18 तारीख आ गई, 20 तारीख आ गई, 21 तारीख आ गई, ऐसा नहीं होगा। हमारे एग्जामिनेशन में 3 तरह की डेट से जनरली आती हैं, या तो महीने का पहला दिन होता है, या महीने का मिडल डे होता है, या फिर महीने का आखिरी दिन होता है। तो अगर मिडल डे आएगा तो आप मंथ को 0.5 काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग आया तो पूरा मंथ काउंट हो जाएगा, अगर मंथ के एंड से हुआ तो उसके बाद जो महीने होंगे वो काउंट हो जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे इजीली मंथ वाइज कैलकुलेशन कर पाएंगे। बट जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी ऐसा होता हो।
प्रैक्टिकल लाइफ में हम किसी भी दिन कैपिटल लेकर आ सकते हैं, हम किसी भी दिन कैपिटल विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली ऐसा नहीं होता, बट हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मान के चलें कि जो कैलकुलेशन है आप मंथ के फॉर्म में इजीली कर पाएंगे। ऑलराइट, तो देखिए अब जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस करूं तो मुझे दो पार्टनर्स का अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है। वन पार्टनर इज नेम्ड एज विम्पी, द अदर पार्टनर इज नेम्ड एज डिम्पी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक काम करा, मैंने यहाँ पे दो पार्टनर्स के नाम लिखे। फर्स्ट पार्टनर इज विम्पी एंड सेकेंड पार्टनर इज डिम्पी, ठीक है। इनके लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्यूटेशन करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल वही है फिर से कि क्या विम्पी और डिम्पी का कैपिटल पूरे साल भर वही रहा जो स्टार्टिंग में था? नो, विम्पी का कैपिटल स्टार्टिंग में 2,50,000 था, जिसको हमने आगे जाके चेंज करा। वहीं पे डिम्पी का भी कैपिटल स्टार्टिंग में 1,50,000 था, इसको भी हमने आगे चल के चेंज करा। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल का अमाउंट थ्रू आउट सेम नहीं है। अगर कैपिटल का अमाउंट थ्रू आउट सेम नहीं है, इट मीन्स दैट we cannot provide the interest on capital on this starting balance for the entire year। हम पूरे साल भर के लिए सेम बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे कर पाएंगे। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे स्प्लिट जरा आप समझें। विम्पी के लिए अगर बात करें तो विम्पी ने अप्रैल 1, 2019 को कैपिटल का जो बैलेंस लगाया था दैट वाज 2,50,000, ठीक है। यानी कि एग्जिस्टिंग फर्म है, उस एग्जिस्टिंग फर्म में कैपिटल का बैलेंस 1 अप्रैल को गिवन है 2,50,000 और ये कैपिटल चेंज हो गया ऑन 1 सितंबर 2019। इट मींस दैट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ मई, फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, 5 महीने के लिए जो विम्पी का कैपिटल का अमाउंट फर्म में इन्वेस्टेड है वो कितना अमाउंट है? ऑफ कोर्स 2,50,000। यस और नो? विम्पी के केस में जो कैपिटल का अमाउंट फर्म में इन्वेस्टेड है, विम्पी और डिम्पी की जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो विम्पी का कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कितना है? 2,50,000। कैसे निकाला फिर समझें। 5 महीनों के लिए कैपिटल ये रहा। अप्रैल 1 से स्टार्टिंग हुआ, सो मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ मई, मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ जुलाई एंड मंथ ऑफ अगस्त। मैंने यहाँ पे सितंबर काउंट नहीं करा बिकॉज सितंबर 1 को कैपिटल का अमाउंट बदल रहा है, कैपिटल का अमाउंट चेंज किया जा रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग के 5 महीने कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है। स्टार्टिंग के 5 महीने हमारा कैपिटल था 2,50,000। यस और नो? यस। तो मैं यहाँ पे अब क्या करने जा रहा हूँ जरा देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक टाइम लिखा फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 अगस्त 19, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक टाइम जोन लिखा है 1 अप्रैल 19 टू 31 अगस्त 19। द कैपिटल अमाउंट इज 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? द रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इट इज 10% per annum, so 10 by 100। Can you tell me what is the time factor? It is 5 months, so 5 upon 12। Do you get my point? 1 अप्रैल 19 से 31 अगस्त 19 तक जो कैपिटल का अमाउंट फर्म में इन्वेस्टेड है दैट इज सिंपली ₹2,50,000। यस, ठीक है। इसके बाद कुछ और हुआ। क्या हुआ? फ्रॉम 1 सितंबर 2019, 1 सितंबर 2019 से कब तक? ईयर के एंड तक, यानी कि 31 मार्च 2020 तक जो हमारा कैपिटल का अमाउंट है दैट हैज चेंज्ड फ्रॉम ₹2,50,000 टू ₹2,00,000। पहले कैपिटल 2,50,000 का था, अब वो कैपिटल 2,00,000 रुपीज पे कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद विम्पी ने अपनी कैपिटल से 50,000 रुपीज क्या करे होंगे? विड्रॉ करे होंगे, ठीक है। क्वाइट सेंसिबल। तो इसका मतलब ये है कि अब कैपिटल का अमाउंट हो चुका है 2,00,000 इंटू 10 by 100। नाउ फाइनेंशियल ईयर जनरली 12 मंथ्स का होता है, 5 महीने बीत चुके हैं, अब और कितने महीने रिमेनिंग है? 7 मंथ्स। वैसे आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं फ्रॉम 1 सितंबर, सो मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 7 महीनों के लिए
हमारा जो कैपिटल का अमाउंट फर्म में इन्वेस्टेड है दैट इज ₹2 लाख। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस और नो? फॉर विच पार्टनर? फॉर पार्टनर विम्पी। हम इसका अमाउंट अभी बाद में निकालेंगे। आई विल गिव यू सम टाइम टू कैलकुलेट इट और आप मुझे बताना कितना आंसर है, हम इस आंसर को यहाँ पे लिख डालेंगे। ऑलराइट, यहीं पे हम लोग अब इमेजिन करते हैं फॉर पार्टनर डिम्पी। अगर डिम्पी के लिए भी मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सो फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 to 31st of August 2019, क्योंकि विम्पी और डिम्पी दोनों ही पार्टनर्स ने जो अपने कैपिटल में चेंजेस करे हैं दे हैव बीन मेड ऑन द सेम डेट दैट इज 1 सितंबर 2019। दोनों ने ही अपनी कैपिटल्स को सेम डेट पे चेंज करा था। ऑलराइट, तो विम्पी के केस में कैपिटल था 2,50,000 और डिम्पी के केस में कैपिटल है 1,50,000। सो 1,50,000 पे 10% का इंटरेस्ट है एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अगेन फॉर 5 मंथ्स, क्योंकि 5 महीने तक ये जो कैपिटल है वो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहा। एक बार आप चेक कर लें, फिर से क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लें अपने आप को। डिम्पी का कैपिटल स्टार्टिंग में 1,50,000 था, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 महीने तक ये कैपिटल हमारी फर्म में इन्वेस्टेड रहा है। Is it clear? So 1,50,000 into 10% into 5 by 12 and इसके बाद जो कैपिटल है that has changed from 1st of September 2019 and it will remain intact till 31st of March 2020. So 1 September 19 to 31st March 20 हमारा कैपिटल का अमाउंट कितना बन चुका है? पहले कैपिटल का अमाउंट था 1,50,000, बाद में कैपिटल का अमाउंट कन्वर्ट हो गया ₹2 लाख पर। इसका मतलब ये हुआ कि डिम्पी ने शायद फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करा होगा। कितने अमाउंट का? 50,000 का। ओके, सो कैपिटल का अमाउंट इज 2 लाख। 2 लाख इंटू वॉट परसेंटेज? इट इज 10%। इंटू वॉट? 7/12, क्योंकि 7 मंथ्स के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड रहेगा। ऑलराइट, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ध्यान दें, यहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए पहले ये पहचाना कि कैपिटल इनिशियली कितना था और उस कैपिटल में क्या चेंज आया और वो चेंज कितने मंथ्स के लिए हमारे पास में अवेलेबल था। यानी पहले हमारे पास ओरिजिनल कैपिटल 5 महीने के लिए अवेलेबल थी, उसके बाद चेंज होने के बाद जो न्यू कैपिटल है वो अगले 7 मंथ्स के लिए अवेलेबल थी और मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्यूटेशन किया है। ऑलराइट, तो एक बार आप जरा देखें, अगर आपने नोट नहीं करा तो उसको नोट कर लें एंड देन आप मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताने वाले हैं अमाउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ विम्पी फॉर द फर्स्ट सिचुएशन, देन द सेकंड सिचुएशन एंड सिमिलरली द अमाउंट फॉर डिम्पी इन फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। जल्दी से बताएंगे। Initial amount of Wimpy is 2,50,000. We get a rate of interest of 10% into 5 by 12. Do not use calculators. ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। कैलकुलेटर्स आपको यूज नहीं करने चाहिए। इफ यू आर इन क्लास 11th और इन क्लास 12th कॉमर्स एंड यू आर स्टडिंग अकाउंटेंसी, प्लीज अवॉइड कैलकुलेटर्स। हाँ जी, 2,50,000 into 10% into 5 by 12. So 25,000 into 5 by 12. What amount will you get? आपके पास अमाउंट यहाँ पे डेसिमल्स में आएगा। इट वुड बी 10416.66। हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 10417। ऑलराइट, अमाउंट आएगा 10417। नोट कर लें जरा। 2,50,000 का 10% 5 महीने के लिए 10417। उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है 2 लाख का 10%, दैट इज 20,000, बट नाउ इट इज फॉर 7 मंथ्स। 7 मंथ्स के लिए निकालना है और ये अमाउंट हमारे पास में आएगा 11,666.66। मैंने इसको राउंड ऑफ नहीं करा क्योंकि मैंने ऊपर वाले फिगर को ऑलरेडी राउंड ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो मैं 2 बार यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करूंगा। 10417 फर्स्ट अमाउंट है, 11,666 हमारा सेकेंड अमाउंट है
दोनों को अगर ऐड करा जाए तो हमारे पास विम्पी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकल कर आ जाएगा पूरे साल भर के लिए, दैट इज रुपीज 22,083। 22,083 ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फॉर द फर्स्ट पार्टनर विम्पी। तो डिम्पी के लिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? देखिए दूसरे वाला अमाउंट तो सेम ही आना है, 11,666 11,666। पहले वाला अमाउंट आप निकाल लीजिए, 1,50,000 का 10%, 1,50,000 का 10% is 15,000 and you have to calculate it for 5 months. For 5 months. So amount is how much? It is 6250. 6250. All right. So total amount will be rupees 17,916. 17,916. This is the total interest on capital for partner Dimpy. आई होप सबको ये जो कैलकुलेशन का पैटर्न है वो समझ में आ रहा है फॉर बोथ दी पार्टनर्स, और प्रेजेंटेशन का तरीका भी सबको समझ में आया होगा कि हमको अपने एग्जामिनेशन में कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। ऑल राइट, द प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ, आगे बढ़ जाएं क्या अगले क्वेश्चन की ओर? क्वेश्चन नंबर 12 देखें जरा। ओम एंड सोम आर पार्टनर्स इन अ फर्म. Their capital accounts showed the balance on April 1, 2019 as rupees 4 lakh and rupees 3 lakh respectively. Capital के balances हैं 4 lakh and 3 lakh. On August 1, 2019, they introduced further capital of rupees 50,000 and rupees 40,000 respectively. Further capital लेकर आए हैं, एक पार्टनर लेकर आया 50,000, दूसरा पार्टनर लेकर आया 40,000. Som withdrew 15,000 from his capital on March 1, 2020. Interest is allowed at 18% per annum on the capitals. Compute the interest on capital for the year ending March 31, 2020. अगेन हमें यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, और जैसा कि हमें क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में भी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल एंटायर ईयर के लिए सेम नहीं है। ओम का कैपिटल इनिशियली है 4 लाख, सोम का कैपिटल इनिशियली है 3 लाख, बट इस कैपिटल के बैलेंस को हमने आगे जाके चेंज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 अगस्त 19 को दोनों ही पार्टनर्स ने कैपिटल में कुछ फर्दर अमाउंट इंट्रोड्यूस करा है। एक पार्टनर ने इंट्रोड्यूस करे 50,000, दूसरे पार्टनर ने इंट्रोड्यूस करे हैं 40,000। वहीं पे जो हमारा दूसरा पार्टनर है सोम, उसने कुछ अमाउंट आगे जाके विड्रॉ भी किया है 1 मार्च को। तो आप देख सकते हैं ओम की कैपिटल में फ्रेश कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है इन द मिड ऑफ द ईयर, एंड सोम की कैपिटल में दो तरह के चेंजेस हैं। पहले उसने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है और बाद में उसने कैपिटल में से कुछ विड्रॉवल भी किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो सेम स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए आइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। पे अटेंशन प्लीज। मैं फिर से यहां पे हेडिंग डाल दूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड दिस इज फॉर व्हाट ईयर? इट इज फॉर द ईयर 2019-20 once again, for 2019-20. ऑल राइट, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला भी मेंशन कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। हम कैपिटल का अमाउंट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, सर्टेन रेट, उसको डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम फैक्टर से, और टाइम फैक्टर को डिवाइड करेंगे 12 से। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अपन 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मंथ की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है,
और मंथ की पहली डेट को या मंथ की लास्ट डेट को यहाँ पे कैपिटल में चेंजेस किया जा रहा है, तो आप सारी की सारी कैलकुलेशन मंथ फॉर्म में कर सकते हैं। बट आपको मैंने समझाया अगर ऐसा नहीं हो, अगर कोई बहुत ही ऑड डेट आपके पास में आ जाए 16, 17, 19, 20, 23, तो उस केस में आप डेज के फॉर्म में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑल्दो आपको मैंने कहा कि हमारे एग्जामिनेशन में इस तरह क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जनरली, तो आप यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशन मंथ फॉर्म में परफॉर्म कर पाएंगे। ऑलराइट, फिर से मैं वही काम करूंगा, मैं यहाँ पे अपने दो डिविजन्स क्रिएट करूंगा क्योंकि दो पार्टनर्स मेरे पास में हैं। सो फर्स्ट पार्टनर इज ओम एंड अदर पार्टनर इज सोम। ऑलराइट बच्चों, मेरा पहला टाइम जोन यहाँ पे जो बनेगा दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू, ओम ने अपनी कैपिटल में चेंज कब किया? ओम ने कैपिटल में चेंज करा अगस्त 1, 2019 को। नाउ जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, अप्रैल 1, 2019 को कैपिटल था 4 लाख और चेंज किया अगस्त 1, 2019 को। इट मीन्स दैट फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मे, फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून एंड फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जुलाई, फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स, पहले के 4 महीने जो हमारा कैपिटल का अमाउंट है वो चेंज हुआ ही नहीं। जितना कैपिटल था उतना ही कैपिटल चला अगले 4 महीने तक, और वो कैपिटल का अमाउंट कितना है? 4 लाख। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2019 my capital amount has not changed and it has remained intact at rupees 4 lakh। 4 लाख रुपए रहा। तो 4 लाख को मल्टीप्लाई करा जाए एक सर्टेन इंटरेस्ट की परसेंटेज से, आप जरा मुझे बताएंगे कि वो इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है? इट इज 18% पर एनम। सो 4 लाख इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ मंथ्स? हमने खुद ने अभी गिना था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 महीने हो जाएंगे। 4/12, 4/12। So tell me what should be the amount of interest on capital? 4 lakh into 18% into 4/12, that is divided by 3। ठीक है, 4/12 का मतलब आप डिवाइड करेंगे 3 से। मेरे पास में यहाँ पे अमाउंट निकल कर आएगा 24,000। 24,000। ठीक है, 4 को 12 से कट करा 3 आ गया, 3 को 18 से कट करा 6 आ गया, तो 4 लाख का 6% इज हाउ मच? 24,000। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला टाइम जोन क्या आएगा? फ्रॉम 1 August 2019, because the capital has changed on 1 August 2019. So on 1 August 19 they have introduced a further capital of rupees 50,000। ओम ने अपनी कैपिटल में 50,000 रुपए और जोड़ दिए, यानी कि उसकी कैपिटल जो पहले 4 लाख रुपए की थी, अब वो कैपिटल कन्वर्ट कितने में हो जाएगी? इंटू 4,50,000। ऑल राइट, और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कब तक हमारे बिजनेस में कंटिन्यू कर पाएगा? टिल द ईयर एंड, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल में कोई भी फर्दर चेंज नहीं किया है। अगर आप ओम पार्टनर के लिए चेक करेंगे तो पार्टनर ओम ने 1 अगस्त के बाद कुछ भी और चेंज नहीं करा। सोम ने चेंज करा है बट ओम ने चेंज नहीं करा। इसका मतलब 31 मार्च 2020 तक जो कैपिटल का अमाउंट है दैट इज द सेम एट रुपीज 4,50,000। जरा फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, सेटिस्फाई कर लें अपने आप को। स्टार्टिंग में कैपिटल का अमाउंट 4 लाख था, उसके बाद हमने कैपिटल में 50,000 रुपए और जोड़ दिए, तो हमारा कैपिटल का अमाउंट बन गया 4,50,000। ऑल राइट, सो 4,50,000 इंटू 18% इंटू हाउ मेनी मंथ्स? 8 मंथ्स। 8 महीने कैसे आए? वही पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने का अपन इंटरेस्ट निकाल चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने महीने हो जाएंगे? 8। और अगर आप चाहें तो गिन भी सकते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ऑल राइट, निकाल लें जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, और आप मुझे बताएं कि यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल कर आएगा फॉर द फर्स्ट पार्टनर। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फर्स्ट पार्टनर? टेल मी। वेर एवर नेसेसरी आप एडिक्वेट यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर दीजिएगा, जहां पे भी लगता है।
4,50,000 into 18% into 8 by 12. What is the amount? It should be 54,000. All right, the amount should be 54,000 and total amount will be 78,000. The total amount will be 78,000. Is it clear? चलिए सोम के लिए अब कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग. सोम के लिए बिगनिंग है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू. सोम ने अपनी कैपिटल में पहला चेंज कब किया? सोम ने भी अपनी कैपिटल को 1 अगस्त को चेंज किया था. इसका मतलब जुलाई के एंड तक उसका कैपिटल का अमाउंट सेम टू सेम रहा जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ था. So 1 April 19 to 31 July 2019, the capital amount has remained the same, which is how much? It was rupees 3 lakh. So 3 lakh into 18% into how many months? 4 months. April, May, June, July. उसके बाद सोम ने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया ऑन 1 अगस्त 2019. ऑल राइट, सोम ने अपनी कैपिटल को 1 अगस्त 2019 को चेंज करा था. क्या चेंज करा? पहले कैपिटल 3 लाख रुपीस था. उसके बाद सोम ने 1 अगस्त 2019 को अपनी कैपिटल में इंट्रोड्यूस करे हैं हाउ मच अमाउंट? 40,000 का अमाउंट जो है इंट्रोड्यूस करा गया है. यानी कि कैपिटल का अमाउंट कन्वर्ट कितने अमाउंट में हो जाएगा? It will be converted to rupees 3,40,000. पहले कैपिटल 3 लाख रुपीस का था, उसमें 40,000 इंट्रोड्यूस करे, कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा 3,40,000. बट टेल मी कि ये जो 3,40,000 का कैपिटल है ये कौन से डेट तक हमारे फर्म में अवेलेबल था? टिल व्हाट डेट दिस कैपिटल अमाउंट वाज अवेलेबल टू अस? टेल मी. आप देख सकते हैं कि जो हमने कैपिटल में अगला चेंज करा है दैट इज ऑन 1 मार्च 2020. जो अगला कैपिटल में चेंज करा है सोम ने, इट वाज ऑन 1 मार्च 2020. इसका मतलब फेब मंथ के आखिरी डेट तक, फेब के महीने के आखिरी डेट तक आपके पास जो कैपिटल का अमाउंट अवेलेबल था दैट वाज 3,40,000. यस, फेब के मंथ का आखिरी डेट क्या होगा? इट इज 2020, which means it is going to be a leap year. So last date was 29 February. So 29 February 2020 18% की रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे और ये कितने मंथ्स के लिए पे करा जाएगा? स्टार्टिंग विथ 1 अगस्त एंडिंग विथ 29 February. इट इज गोइंग टू बी अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 7 months. 7 महीनों के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकाला जाएगा. ऑल राइट. And finally, from 1st of March 2020, 1 मार्च 2020 से ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2020 को. सो 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक हमारा जो कैपिटल का अमाउंट है वो कितना हो चुका है? 1 मार्च 2020 को हमने कैपिटल से विड्रॉ करे हैं 15,000 रुपीज, which means that कि जो मेरा कैपिटल का अमाउंट कन्वर्ट हो गया था from 3 lakh to 3,40,000, it will now fall down to how much? 3,25,000 rupees. So the new capital amount will be 3,25,000 at the rate of 18%. And remember that this 3,25,000 is available only for 1 month. क्योंकि 1 मार्च को चेंज करा, 31 मार्च को ईयर एंड हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 1 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कंप्यूट करना होगा. फाइंड आउट द अमाउंट एंड आंसर मी कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो कितना आना चाहिए पार्टनर सोम के लिए. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर सोम. So first amount is how much? 18,000. Tell me the second amount. 3,40,000 into 18% into 7 by 12. 3,40,000 into 18% into 7 divided by 12.
The amount is 35,700. All right, the amount is 35,700. And next would be 3,25,000 into 18% just for a single month. 3,25,000 into 18% just for a single month. That is 4875. 4875. आई होप सब बच्चे जो कैलकुलेशन है वो सही कर रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर्स. कैलकुलेटर यूज नहीं करना है. टोटल विल बी रुपीज 58,575. Rupees 58,575 is the total amount of interest on capital for the partner सोम. ओम के लिए टोटल अमाउंट आया 78,000, सोम का अमाउंट आया 58,575. ठीक है, आप सबको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा होगा, आई होप सो. हम लोग बहुत तेज भी नहीं चल रहे, हम लोग बहुत धीरे भी नहीं चल रहे, हम एक मीडियोकर स्पीड यहाँ पे लेकर चल रहे हैं जिससे सब बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वली समझ में आए. आई नो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको थोड़ा स्पीड कम लग रहा होगा कि सर हमें जल्दी समझ में आ गया, आपने बहुत बार रिपीटेशन कर दिया. बट बिलीव मी, मुझे यहाँ पे हर बच्चे को इक्वल मानते हुए चलना है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फटाफट समझ में आ रहा है तो किसी और बच्चे को भी जल्दी समझ में आ रहा होगा. आई हैव टू थिंक अबाउट एवरीवन. ठीक है, तो मैं अपना स्पीड जो है वो इस तरह का मेंटेन करके चलूंगा जिससे हर बच्चे को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप हो पाएगा. ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 13. आज की क्लास का हम आखिरी क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ऑन 1st April 2019, लुइस, ड्रेक एंड जिंग स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप. ध्यान रखिए, बिजनेस स्टार्ट करा है. पिछले दो क्वेश्चंस के अंदर कंटिन्यूइंग बिजनेस था. ऑलरेडी हमें कैपिटल के बैलेंसेस गिवन थे. यहां पे बिजनेस की शुरुआत हुई है ऑन 1 April 2019. लुइस कॉन्ट्रीब्यूट्स 90,000 एट फर्स्ट बट विथड्रॉज ₹30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ. उसने पहले इंट्रोड्यूस करे 90,000 रुपीज और फिर 6 महीने के एंड पे विड्रॉ करे 30,000 रुपीज. यानी कि पहले अमाउंट था 90,000, फिर 30,000 का विड्रॉवल हुआ तो कैपिटल का अमाउंट will slip down to how much? 60,000 rupees. Drake introduces 75,000 at first, increases it to rupees 90,000 at the end of 4 months, but withdraws 30,000 at the end of 8 months. तो यहाँ पे एक दूसरा पार्टनर है ड्रेक, उसने पहले लगाए 75,000, फिर उस अमाउंट को इंक्रीज करा अप टू रुपीज 90,000. पहले था 75,000, इस अमाउंट को इंक्रीज करा अप टू रुपीज 90,000. इट इज नॉट बाय 90, इट इज अप टू 90. इसका मतलब इसने 15,000 रुपए और ऐड करे होंगे और फिर विड्रॉ भी कर लिए. कितने? 30,000. यानी कि 90,000 से 30,000 हम निकाल दिए तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 60,000. जिंक के केस में क्या लिखा है? 75,000 पहले लेकर आया और फिर उसको इंक्रीज करा बाय ₹60,000. 60,000 रुपए से इंक्रीज करा. यानी कैपिटल का अमाउंट पहले था 75,000 और वो बाद में हो जाएगा 1,35,000. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो वर्ड है वो है टू, इंक्रीजेस इट टू, और यहाँ पे लिखा है इंक्रीजेस इट बाय. आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आ रहा है. फर्स्ट वाले केस में 90,000 कैपिटल आपने पहुंचा दिया. पहले कैपिटल 75 था, उसको आपने इंक्रीज करा अप टू 90. इसका मतलब 15,000 रुपए जोड़ दिए. सेकेंड केस में पहले कैपिटल था 75, उसको हमने इंक्रीज करा बाय 60. सो कैपिटल अमाउंट हैज गॉन अप टू 1,35,000. ऑलराइट, चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करा जाए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, और हम सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे फिर से. क्वेश्चन नंबर 13 मैं यहां पे लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Calculation of interest on capital. For what? For 2019-20. मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर्मूला. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल
मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 12। ओके, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। एंड यहाँ पे हमें 3 पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर का नाम लिखा लुइस, दूसरे पार्टनर का नाम मैंने डाल दिया ड्रेक, और तीसरे पार्टनर का नाम मैंने रख दिया है जिंग। ओके, लुइस, ड्रेक एंड जिंग। नाउ टेल मी फॉर द पार्टनर लुइस, क्या कैपिटल का अमाउंट एंटायर ईयर में सेम है? नहीं है। लुइस के केस में जो स्टार्टिंग का कैपिटल अमाउंट है दैट इज ₹90,000, और उसने 6 महीने के बाद 6 मंथ के एंड पे कैपिटल से विड्रॉ करे हैं ₹30,000। इसका मतलब ये हुआ मंथ नंबर 1 टिल मंथ नंबर 6 उसका जो कैपिटल का अमाउंट है दैट वाज ₹90,000। सो मंथ नंबर 1, मंथ नंबर 2, मंथ नंबर 3, मंथ नंबर 4, मंथ नंबर 5 एंड मंथ नंबर 6, 6 महीने के लिए जो हमारा कैपिटल फॉर्म में इन्वेस्टेड है दैट इज हाउ मच? ₹90,000। और फिर अगले 6 महीने के लिए जो हमारा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना बन जाएगा? हमने 6 महीने के बाद कैपिटल में से ₹30,000 निकाल लिए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा कैपिटल का अमाउंट आने वाले 6 महीने के लिए रहेगा दैट वुड बी 90 माइनस 30, दैट इज हाउ मच? 60,000। ऑलराइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का यहाँ पे है। तो आइए जरा देखें किस तरह से हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे। मैंने लुइस के लिए लिखा फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकाला जा रहा है। अब मैं यहाँ पे डेट स्पेसिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली डेट्स मेंशन नहीं है। ऑल्दो अगर अपन चाहें तो डेट निकाल सकते हैं, 6 महीने आप काउंट कर सकते हो। 1 अप्रैल 19 को आपने स्टार्ट करा बिजनेस, तो 6 महीने कब खत्म हो जाएंगे? 30 सितंबर को खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बट मैं यहाँ पे डेट वाइज सॉल्व करना नहीं चाहता हूँ, मुझे महीनों के फॉर्म में गिवन है, मैं मंथ के फॉर्म में डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप डेट मेंशन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स कैसे निकाला जाएगा? कैपिटल का अमाउंट है 90,000, कैपिटल का अमाउंट है 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% का, एंड हमें इंटरेस्ट पे करना है 6 मंथ्स के लिए। सो 90,000 इंटू 15% इंटू 6 मंथ्स, 6 महीने स्टार्टिंग में है तो फिर 6 महीने आखिरी के बचेंगे फॉर लास्ट 6 मंथ्स। 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर है, और आखिरी के जो 6 महीने हैं उसमें आपका कैपिटल कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम 90 टू 60। सो 60,000 इंटू 15% इंटू 6/12। अमाउंट अपन एक साथ बाद में निकाल लेंगे। ये मेरा टोटल अमाउंट आएगा लुइस के लिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ऑलराइट, चेक करते हैं फॉर पार्टनर ड्रेक। पार्टनर ड्रेक ने स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस करा 75,000, फिर उस कैपिटल को पहुंचाया एट ₹90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। चौथे महीने के एंड पे कैपिटल 75 से 90,000 पे कन्वर्ट हुआ, यानी मंथ नंबर 1, मंथ नंबर 2, मंथ नंबर 3 एंड मंथ नंबर 4, स्टार्टिंग के 4 महीने मेरा कैपिटल का अमाउंट कितना इन्वेस्टेड है फर्म में? 75,000। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रेक के लिए हम मेंशन करेंगे फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स, पहले के 4 महीने कैपिटल का अमाउंट जो इन्वेस्टेड है दैट इज हाउ मच? 75,000। इस पे 15% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। ऑलराइट, यू गेट माई पॉइंट। उसके बाद आप आगे देखें, फॉर आगे और कितने महीने के बाद हमने चेंज करा। पहले कैपिटल 75 था, अब वो कैपिटल 90,000 में कन्वर्ट हो गया, और फिर 90,000 के बाद वो कैपिटल में से 30,000 रुपीज निकाल लिए गए, यानी कैपिटल का अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा एट ₹60,000। पहले 90 था, अब 90 में से विड्रॉ हो गया 30, कैपिटल का अमाउंट हो गया 60, और ये हमने कब करा? एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, 8 महीने के एंड पे। यानी आप समझिए यहाँ पे
किस तरह से सीक्वेंस चलेगा, स्टार्टिंग के 4 महीने, मंथ नंबर 1, मंथ नंबर 2, मंथ नंबर 3 एंड मंथ नंबर 4। स्टार्टिंग के 4 महीने कैपिटल रहा 75, उसके बाद मंथ नंबर 5, मंथ नंबर 6, मंथ नंबर 7 एंड मंथ नंबर 8, अगले 4 महीने कैपिटल रह गया 90,000। ऑलराइट, क्योंकि 4 महीने के एंड पे कैपिटल का अमाउंट 75 से 90 पे कन्वर्ट हो गया, तो मुझे ये चेक करना है कि ये 90,000 का अमाउंट कितने महीने कंटिन्यू रहा। तो ये मंथ नंबर 5, मंथ नंबर 6, मंथ नंबर 7 और मंथ नंबर 8, अगले 4 महीने के लिए कैपिटल रहा 90। पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, 8 महीने बीत चुके हैं, तो अब कितने महीने और बचेंगे? 4 महीने और बचेंगे, और अंत के 4 महीने में जो कैपिटल का अमाउंट आएगा दैट वुड बी हाउ मच? 60,000। पहले 75 था, वो 90 में कन्वर्ट हुआ, फिर 90 से हमने 30 निकाल लिया, तो कैपिटल का बैलेंस कितना रह गया? 60,000। सो लेट अस डू द कैलकुलेशंस नाउ फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। 75,000 से 90,000 का अमाउंट 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 महीने के लिए। ऑल राइट, एंड आई वुड से फॉर लास्ट 4 मंथ्स, आखिर के 4 महीने क्या रहेगा देखिए जरा। आखिर के 4 महीने कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा 60,000, 15% की रेट से 4 महीने के लिए। आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आया। नहीं आया तो एक बार फिर से अपन दोहरा लेते हैं। कैपिटल ड्रेक का स्टार्टिंग में 75,000 है, which has increased to 90,000 and then it has dropped down to rupees 60,000। 75 से 90 कितने महीने तक रहा? 4 मंथ्स। 90 से 60 कब तक रहा? 8वें महीने के एंड तक। तो 4 महीने पहले बीत चुके हैं, तो 8वें महीने के एंड तक अब और कितने महीने बैलेंस बचेंगे? 4 महीने, बिकॉज मंथ नंबर 5, मंथ नंबर 6, मंथ नंबर 7 एंड मंथ नंबर 8। और उसके बाद जो अंत के 4 महीने हैं उसमें कैपिटल में से 30,000 रुपए निकल गए, तो कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा 60,000। ठीक है, कैलकुलेशन करके एंड में यहाँ पे अमाउंट निकाल लेंगे। सो ये टोटल निकल जाएगा यहाँ पे हमारे पास फॉर पार्टनर ड्रेक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जिंग। जिंग के लिए किस तरह से कैलकुलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। जिंग के केस में लिखा है, जिंग पहले 75,000 रुपीज लेकर आया और उसको 60,000 रुपीज से इंक्रीज करा। पहले 75 लेकर आया, 60,000 से इंक्रीज करा एट द एंड ऑफ 7 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंग के लिए फॉर फर्स्ट 7 मंथ्स, पहले 7 महीने कैपिटल का अमाउंट इन्वेस्टेड जो रहेगा वो कितना रहेगा? पहले के 7 महीने जो कैपिटल का अमाउंट होगा दैट विल रिमेन एट ₹75,000, बिकॉज जो कैपिटल में चेंज किया है वो 7 मंथ्स के एंड होने पर करा गया है। उसका मतलब इनिशियल 7 मंथ का कैपिटल आपको पहले से मालूम है, विच इज 75,000। सो 75,000 into 15% into 7/12, अमाउंट हम बाद में निकाल लेंगे। और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे 12 महीने हैं, 7 महीने बीत चुके हैं, तो आखिरकार अब कितने महीने रह जाएंगे? ओनली 5 महीने रह जाएंगे। फॉर लास्ट 5 मंथ्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? पहले 75 था, उस 75 को हमने 60,000 रुपीज से इंक्रीज करा। So capital will be 75 plus 60, 1,35,000. 1,35,000 into 15% into 5 divided by 12. 1,35,000 into 15% into 5 divided by 12. All right. And we will get the amount of interest on capital. तो आपको अब इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट मुझे कैलकुलेट करके बताना है और साथ में रिपोर्ट करना है कि टोटल अमाउंट कितना होगा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ऑल 3 पार्टनर्स।
सो टाइम इज़ अप। आई होप सबने कैलकुलेशन कर लिया होगा और उनका आंसर भी ठीक आ रहा होगा। लुइस के केस में टोटल आंसर है 11 to 50, ड्रेक के लिए टोटल आंसर है 11 to 50 एंड जिंग का टोटल आंसर है 15,000। मैंने जिंग के केस में राउंड ऑफ फर्स्ट फिगर में करा है, सेकंड में नहीं करा क्योंकि दोनों के अंदर 0.5 आ रहा था, तो हमने किसी एक को राउंड ऑफ कर दिया और दूसरे को राउंड ऑफ नहीं करा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हमारे आंसर्स हैं। आई होप कि जो आज की क्लास के अंदर मैंने टॉपिक को टच करा है, द अमाउंट कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई होप सबको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आई वुड वांट कि आप इस पर कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ ट्राई करें कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये जो वीडियो है वो शेयर करें ताकि उन सबको भी जो बेनिफिट है वो मिल पाए इस पर्टिकुलर वीडियो से। ठीक है, ऑल राइट। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।